अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मनीर रोमन के साथ। कल पाकिस्तान की सियासी तारीख के लिए एक बड़ा दिन रहा। काफ़ी सारे जमातों ने मिलके और कुछ जमातों ने इनफरादी तौर पर जलसे जुलूस किया और ये तमाम तर सिनेरियो पाकिस्तान की सियासी तारीख के लिए काफ़ी ज़्यादा यादगार भी होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल का दिन बहुत ज़्यादा अहम रहा, क्योंकि कल जिस अंदाज से खान साहब ने फरमाया था कि वो एक बड़ा अहम कार्ड शो करेंगे, वो कार्ड क्या था, उस कार्ड को लेकर आज भी बहस जारी है। और कभी भी कुछ लोग सवालात उठा रहे हैं कि जो कल खान साहब ने तकरीर की, जिसको अगर डिवाइड किया जाए तो 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहले खान साहब ने अपनी तकरीर में बताया कि उन्होंने पिछले 3.5 साल में क्या कुछ किया, फिर उन्होंने दूसरे हिस्से में अपने जो अपोजिशन थी उसके बारे में कुछ बातें की, सवालात उठाए, और आखिर में जो उन्होंने एक कागज निकाला जिसको कहा जा रहा है एक ऐसा खत जिसके बारे में खान साहब कुछ कह गए और बहुत कुछ छुपा गए, उसके बारे में क्या सूरत हाल और इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें पाकिस्तान के सीनियर नामवर सहाफी जनाब MM आलम साहब। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर मामलात क्या है और ये सूरत हाल अब कहां की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। MM आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, आपने पहले ही पेशन गोई की थी कि मामलात उतने ज्यादा बेहतर होंगे नहीं जितना इशारा दिया जा रहा। हम देख रहे थे कि शेख रशीद साहब ने मुसलसल कहा कि 24 तारीख के बाद बड़ी खबरें आएंगी, लेकिन बड़ी खबरें तो नहीं आई और 27 के जलसे में ना जहांगीर तरीन नजर आए, ना अलीम खान नजर आए, ना चौधरी निसार नजर आए, लेकिन कोई चीज नजर आई तो वो एक खत था। कल के जलसे को पहले बताएं, आप किस अंदाज से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मनीर साहब। असल में कल का जो जलसा हुआ है वो, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ी तादाद लाने में PTI कामयाब हुई है, लेकिन अभी मामला ये नहीं है कि आप आवाम की तादाद कितनी लेके आ रहे हैं। आवाम की तो कल आप बड़ी तादाद ले आए, लेकिन असम्बली में आप जो है आज भी अभी तक की जो पोजीशन है वो हुकूमत के लिए परेशान कुन है कि वो अब तादाद पूरी नहीं कर पा रही है। और कल का जो जलसा था उस जलसे में हम तो उम्मीद से थे कि शायद इमरान खान साहब कोई बड़ा सरप्राइज लाएंगे, और बड़ा सरप्राइज अगर वक्त के हिसाब से देखा जाता तो वो उनका इस्तीफा ही बनता है कि इतनी बड़ी तादाद में जब आवाम आपके साथ आ जाती है और आप ऐसी पोजीशन में खड़े हैं कि जहां आपको कामयाबी मुश्किल है पार्लियामेंट के अंदर, तो बड़ा अच्छा मौका होता है कि आवाम के सामने ही आवाम की अमानत वापस कर दी जाए इस्तीफे की सूरत में। लेकिन वो सरप्राइज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं भी और हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद में हैं, लाहौर में हैं या कराची में, हम सब इस पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ऐसा हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरप्राइज भी कोई नहीं आया। आपने जहांगीर तरीन का जिक्र किया, जहांगीर तरीन तो बहुत पहले माइनस हो चुके हैं और इनके मुज़ाकरात उससे नाकाम हैं। लेकिन MM आलम साहब, ये बात कही तो जा रही थी काफी सारे हल्कों में कि ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरहले पे, इस मौके के ऊपर शायद 27 तारीख के जलसे में जहांगीर तरीन साहब को, अलीम खान को और चौधरी निसार को ला सकती है और एक पावर शो दिखाने के लिए, एक यूनिटी दिखाने के लिए मामला इस तरफ लाए जा सकते थे। असल में देखें, एक जो है ना, एक लाइन है जिसको क्रॉस इमरान खान भी नहीं कर रहे हैं और जहांगीर तरीन अलीम खान भी नहीं कर रहे हैं। वो लाइन है बुज़दार। इमरान खान जिद पे अड़े हुए हैं कि पंजाब से मैं वजीर आला बुज़दार को, उस्मान बुज़दार साहब को नहीं हटाऊंगा, और अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप की जो बुनियादी शर्त है इनके साथ वापस हाथ मिलाने की, वो उस्मान बुज़दार को हटाने से मशरूत है। अभी ये सिलसिला जारी था कि आज बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ कि पंजाब असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई उस्मान बुज़दार के लिए। तो अब वो ऑप्शन भी खत्म हो गया। जब वजीर आजम ने क्रॉस खींच दिया कि नहीं, मैं इस पे, इसके अलावा किसी पे बात करें, दूसरी तरफ से जहांगीर तरीन और अलीम खान ने भी क्रॉस खींच दिया कि इसके ऊपर ही बात करें, तो वो तो उम्मीद नहीं थी। चौधरी निसार के लिए आपने मुझसे पहले भी सवाल किया था तो मैंने उसका जवाब दिया था। अब आज भी मेरा वही जवाब है कि चौधरी निसार को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है PTI में, क्योंकि इमरान खान अगर चौधरी निसार को ले आते हैं और चौधरी निसार 10-12 मेंबर भी ले आते हैं तो इससे ज्यादा इमरान खान के चले जाएंगे चौधरी निसार के आने पे। चौधरी निसार को इतनी फेमस पर्सनैलिटी नहीं है, तो इनका तो सिस्टम यहाँ से खत्म हो गया। अब तहरीक इंसाफ कल जो प्रेस उन्होंने सरप्राइज दिया वो एक खत ही अब बनता है। मैं खत की तरफ आता हूं साहब। कल अगर खान साहब की तकरीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, सबसे पहले उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 3.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ डिलीवर किया, जिसमें जो सेहत कार्ड है, पाकिस्तान में डैम्स का बनना और इस तरह के जो इनिशिएटिव्स है उनका काफी ज्यादा तस्करा रहा। इस पहलू को, तकरीर के इस हिस्से को आप किस नजर से देखते हैं? नहीं, ये तो खुशाइन बात है जो उन्होंने अपनी कारकर्दगी बताई है। अगर वो ऐसी ही है
तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें कोई ऐसा ऐसा कारनामा इसको नहीं कहा जा सकता, ये तो काम कहा जा सकता है। आपने हाँ। काम किया, ये कारनामा नहीं है, क्योंकि आप आए थे काम करने के लिए। अगर आप दूसरों से मुख्तलिफ काम नहीं करते, दूसरों ने डैम नहीं बनाए, आपने डैम बना दिए, 3 डैम, लेकिन अभी तक उसकी डॉक्यूमेंट्री ऑफिशियली जारी नहीं की गई है हुकूमत की तरफ से कि कितना काम हो रहा है, किस किस खित्ते पे काम हो रहा है, कितना हो चुका है। तो वो 3 डैम को भी हम तस्लीम कर लेते हैं। फिर वजीर आजम ने अपनी जो कारकर्दगी दिखाई है, उसमें जो बयान किया कि हमने ये काम किया, उसमें सड़कों का जिक्र किया उन्होंने जी। तो खातिर खास सड़कें भी नजर नहीं आ रही हैं। मुल्तान सक्खर का जो मोटरवे है और मुल्तान लाहौर का जो मोटरवे है, वो तो पहले से अंडर प्रोसेस था, नवाज शरीफ के जमाने में वो बन गया। कराची में जो ये ग्रीन लाइन बस है, ये भी अपने खाते में डालते हैं, वो ये भी पहले से प्रोसेस में थी। कंप्लीट तो डायरेक्ट टाइम पे होनी है ना। आज जो इमरान खान साहब तरक्याती काम शुरू करेंगे, चले जाएंगे, तो आने वाला कंप्लीट करेगा। सही। तो अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि उन्हें इस बात की फिक्र है कि आवाम को बताना पड़ता है, काम बताने पड़ते हैं आवाम को। उन्होंने तो एक जलसे में कह दिया कि मैं कोई टमाटर आलू के लिए तो वज़ीर आज़म नहीं बना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप टमाटर आलू के लिए वज़ीर आज़म नहीं बने, लेकिन आप आवाम के टमाटर आलू भी तो न छीनो ना। तो कल की जो कारकर्दगी की रिपोर्ट थी उनकी, वो उनके लिए तो इत्मीनान बख्श थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए नहीं थी। आवाम के लिए नहीं थी। और इसका अगर दूसरे पहलू की तरफ चल जाएं, जिस तरह से आपने खुद तस्करा किया, उन्होंने सड़कों की बात की और उन्होंने इस मामले को उठा के ऑपोजिशन के ऊपर तनकीद भी की, खासतौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर तनकीद की कि इन्होंने जो NHA का जो महकमा था वो उसको अपने अंडर रखा ताकि करप्शन की जा सके। और ये भी बताया कि जो सड़क आज 2021 में बन रही है वो 2013 के मुकाबले में काफी ज्यादा सस्ती है, और 1000 करोड़ रुपए की चोरी का भी इल्जाम लगाया इन्होंने डायरेक्टली, अगर कहा जाए मुस्लिम लीग नून के जो सदर रहे उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर। इस पहलू को किस अंदाज से देखते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया और करप्शन के ऊपर भरपूर बात की? देखिए मनी साहब, बात ये थी जो कंपैरिजन किया इन्होंने प्राइस के हिसाब से, वो कंपैरिजन तो बिल्कुल सही है और NHA की वेबसाइट पे मौजूद है वो कंपैरिजन कि नवाज शरीफ साहब के जमाने में 2013 में जो उस वक्त मटेरियल था वो क्या हिसाब था और आज क्या हिसाब है। 3 गुना ज्यादा महंगा मटेरियल आज है और उस वक्त 3 गुना सस्ता मटेरियल था। सही। जब मटेरियल सस्ता था और 3 गुना ज्यादा महंगी सड़कें बन रही थी, और आज ये महंगे मटेरियल में सस्ती सड़कें बना रहे हैं, ये तो इसमें नो डाउट है कि मुराद सईद को जो इन्होंने अवार्ड दिया वो इस कारकर्दगी भी दिया कि मुराद सईद ने इसमें मेहनत की है, और इस मेहनत के नतीजे में ये बात सामने आई। ये तशवीशनाक बात है कि हमारे मुल्क में इतनी महंगी सड़कें बनाई गई, लेकिन अभी आपने जो सड़क बना दी, एक मिसाल है, आपने 1000 करोड़ उन्होंने चोरी की और आपने बचा लिए। सही। लेकिन ये सड़कें जवाब देंगी 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद, जब ट्रैफिक इस पर चलेगी। तो उस वक्त अगर खुदा ना खास्ता, ऐसा तो नहीं है कि कम मटेरियल में सड़कें बना दी गई हों, कोई स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस तो हुआ होगा ना मैं मालूम साहब, क्योंकि NHA की अगर हम बात करें और कोई ना कोई बेंचमार्क तो सेट किया होगा, उसी के ऊपर सड़कें तामीर की होगी ना। NHA ने, मुराद सईद साहब जो वजीर हैं मवासलात के, उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि पहले सड़क महंगी बनी थी पर किलोमीटर, आज हमने पर किलोमीटर सस्ती, महंगाई के बावजूद सस्ती बना दी। लेकिन ये नहीं बताया कि उस वक्त जो सड़क बनती थी उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, हम जो बना रहे हैं वो कितने PSI पे, कितनी स्ट्रेंथ पे बना रहे हैं, हम उसमें कितनी उसकी जो भराई है वो कितनी करते हैं, हम उसके ऊपर कारपेट कितना कर रहे हैं। देखिए ये डिटेल आनी चाहिए सामने ना, क्या उस वक्त कितना कारपेट हो रहा था, कितनी भराई हो रही थी, क्या स्ट्रेंथ थी, आज कितनी स्ट्रेंथ है। सिर्फ ये कह देना कि 1 किलोमीटर सड़क के ऊपर हमें 15 करोड़ रुपए का बचत हो रही है, हो सकता है आपने 15 करोड़ का मटेरियल कम लगा दिया हो। तो ये तमाम तफसीलात जब सामने आएंगी तो ही हम कह सकेंगे नवाज शरीफ ने 1000 करोड़ चोरी किया है या फिर इन लोगों ने बचत की है। ये तो स्ट्रेंथ के ऊपर सामने आएगा मामला। सही। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा हिस्सा था और बड़ा इंटरेस्टिंग था, खान साहब ने एक खत निकाला और पाकिस्तान की सियासत में खतो खिताबत बड़ा एक अहम किरदार हमेशा निभाते हैं। कल जो खत निकाला वो खान साहब पढ़ते पढ़ते खामोश हो गए, कई बार उनका माइक बंद हो गया। ये सारे मामलात कुछ इत्तेफाक नजर आते हैं या कुछ और मामला है जिसको अभी भी पसे पर्दा रखा जा रहा है, कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से चीजें सामने नहीं लाई जा रही? असल में देखें, कल की तकरीर शाह महमूद कुरैशी साहब से जब शुरू होती है और खान साहब पे खत्म होती है, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं वजीर खारजा हूं, मेरा सीना चाक हुआ तो सबके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे।
ये इशारा भी उनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। इमरान खान साहब ने भुट्टो साहब की मिसाल दी और कहा कि भुट्टो साहब को यहाँ मौजूद एजेंटों ने बाहर के वालों के कहने पे फांसी दी। तो वो देखें, धमकी तो अमेरिका ने दी थी भुट्टो साहब को, लेकिन फांसी तो फौज ने दी थी। तो इमरान खान साहब का भी मैसेज फौज को था कि अब भुट्टो वाला वक्त नहीं है, यानी कि फौज को यह मैसेज था कि अगर आप हमारे खिलाफ कुछ करना चाहोगे तो अब वो वक्त नहीं है कि आपने भुट्टो को उठा के फांसी दे दी और किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो ये दरपर्दा जो इशारे थे, लेकिन आलाकार तो उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान को कहा और उनकी उस वक्त की जमातों को कहा। देखिए, उन्होंने बिल्कुल वाजे कहा है कि भुट्टो साहब को जब फांसी हुई तो जो हालात उस वक्त थे अब वो नहीं है। हाँ। ये धमकी सिर्फ और सिर्फ फौज को है। अगर उस वक्त आलाकार मौलाना, पहली बात तो ये कि नवाज शरीफ मौजूद ही नहीं थे भुट्टो साहब के जमाने में, उनकी सियासत ही नहीं थी, सियासत ही उनकी ज़िया-उल-हक के जमाने में शुरू हुई है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि खत की बात, खत, ये बात आप सही कह रहे हैं, कुछ कहते कहते वो रुक गए, क्योंकि कल उन्होंने, आपने कल नोट किया कि कल पहली बार उन्होंने लिखी हुई तकरीर की है, वरना इमरान खान तो अमेरिकी सदर के सामने भी बगैर लिखे बोलकर आ गए जी। कल पहली बार उन्होंने लिखी हुई तकरीर की। इसका मतलब यह है कि इनके लोगों ने, इनकी जो क़यादत है, सियासी क़यादत या पार्लिमानी लोग, उन्होंने इनको समझाया खान साहब को कि आप बगैर लिखे कुछ ज्यादा इजाफी बोल रहे हैं, जिससे हमें नुकसान हो रहा है, जिससे अवाम में हमारी पजीराई कम हो रही है। लेकिन तकरीर का वही हिस्सा लिखा हुआ बोला ना, जो तकरीर कर रहे थे, कुछ जो उनके दिल में था वो बोलते बोलते रुक गए, क्योंकि लिखा हुआ कुछ और था। लेकिन एमएम आलम साहब, ये जो सूरत हाल है, जिस अंदाज से कल खान साहब ने सवालात उठाए, एक तरीके से काफी सारा कुछ कह भी गए। ये जो सवालात और ये जो मामलात हैं, ये पाकिस्तान की तारीख के लिए पहले तो देखे गए, लेकिन अगर ये सूरत हाल फिर से वैसी रविश पे चलती है तो फिर हमारी सियासत, हमारे इदारे कहाँ खड़े हैं? शायद इसी वजह से तो उन्होंने ये बात माजी में नहीं दोहराई कि क्यों, अगर कोई इदारे ऐसे सूरत हाल में न्यूट्रल हैं तो फिर वो न्यूट्रल का अल्फाज भी उन्होंने इस अंदाज से तशरीह कर दी थी। मोदी साहब, बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो कल बातें की ना, असल में उनका लबोलबाज ये है कि मुझे आलमी सतह पे मेरे खिलाफ साजिश हो रही है और मैं पाकिस्तान और आलम इस्लाम का लीडर हूं और इसलिए मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। और साजिश का जो मोहरे हैं वो मौलाना फजल रहमान है, जरदारी है, शहबाज शरीफ साहब है और नवाज शरीफ साहब है, ठीक है। और दूसरी तरफ इशारा उनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी है। देखें, इतना अभी ऐसा नहीं हुआ है कि, क्योंकि अभी हमारी मुल्क में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई मुस्लिम उम्मा की, और उस कॉन्फ्रेंस पे अभी इंटरनेशनली कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि G8 की कॉन्फ्रेंस होती है, सार्क होती है, या फिर यूएनए की अपनी कॉन्फ्रेंस होती है, वो लोग अपनी कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारा भी रिएक्शन नहीं जाता है। जाहिर अच्छी बात है, पूरी दुनिया मुत्तहिद होने की बात करे, चाहे चंद छोटे छोटे ग्रुप में मुत्तहिद होनी चाहिए मुत्तहिद, लेकिन इमरान खान साहब उस कॉन्फ्रेंस को अपनी इस बात से मुतनाज़ा बना रहे हैं। कबल अज़ वक्त आप बता रहे हैं कि आपको धमकियां आ रही हैं। देखें, जो कॉन्फ्रेंस हुई है OIC की, इससे पहले से आपके खिलाफ तहरीक शुरू हो चुकी है, इससे पहले से आपके खिलाफ अपोजिशन मुतहरिक है। अब आप उस कॉन्फ्रेंस को, जो कि शेड्यूल थी, उस शेड्यूल कॉन्फ्रेंस को लेके आप ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ इंटरनेशनल साजिशें इस तरह शुरू हो गई हैं जैसे शाह फैसल और भुट्टो साहब के साथ हुई थी। तो ऐसा सूरत हाल इंटरनेशनली नहीं है। तो इमरान खान साहब को मेरा भी मशवरा ये है कि अपनी सियासत को बाकी रखें और OIC की जो कॉन्फ्रेंस है उसको मुतनाज़ा ना बनाइए बोल के कि आपको। आखिरी सवाल में चाहूंगा, इसका जरूर जवाब दीजिएगा। कल की जब खतो खिताबत वाला मामला हुआ, जब खान साहब ने खत निकाला, मुख्तलिफ मीडिया चैनल पे ये सवाल उठाया गया कि ये क्या खत पाकिस्तान के फौजी, अस्करी और जो एजेंसीज को दिखाया गया, उनसे शेयर किया गया। मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि क्या उनको दिखाया नहीं गया? क्या ये खत खान साहब को मौसूल हुआ या हमारी एजेंसीज ने इसको ट्रैक करके खान साहब को दिया होगा? देखिए, अगर ये कोई खत धमकी आमेज होता तो कल की SOP ये थी एजेंसीज की तरफ से, हमारे इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से, कि सनसेट से पहले खान साहब अपनी तकरीर खत्म कर देंगे। ये खान साहब को हिदायत थी बाकायदा हमारे खुफिया इदारों की तरफ से कि आपको 5 बजे का टाइम मुख्तस किया गया था। तो हाँ, उसको फिक्स किया गया था आप सनसेट से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले। लेकिन उन्होंने सूरज गुरूब होने के बाद भी 1 घंटा तकरीर की और उस SOP को तोड़ा। अगर कोई ऐसा सेंसिटिव खत होता और एजेंसीज की नॉलेज में होता तो मैं समझता हूं कि वो वजीर आजम पाकिस्तान को जलसे में शिरकत की इजाजत ही ना देते और वो जलसा ही ना होने देते। अब ये खत जो है इमरान खान साहब उस दौर में शामिल कर रहे हैं
यानी कि आज का दौर जो व्हाट्सएप का दौर है, ईमेल का दौर है, आज कौन खत लिख रहा है? ये किसी लड़की के भाई ने खत लिख दिया हो तो अलग बात है, बाकी ये कोई खत ऐसा तो नहीं है कि जिसमें एजेंसी को शेयर किया गया हो। ये मैं नहीं समझता कि एजेंसी के साथ शेयरिंग हुई है। अच्छा, कल के जलसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर हम ओवरऑल सतह की बात करें, पाकिस्तान की सियासत की बात करें, तो अब पाकिस्तान की मौजूदा सियासत कहां खड़ी होती हुई नजर आ रही है? क्या इससे अदम एतमाद की तहरीक पे कोई फर्क पड़ेगा, या अदम एतमाद की तहरीक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्यादा मुतारिक होकर नजर आ सकती है? असल में तहरीक इंसाफ का इस जलसे का मकसद ये था कि जो इनके मुनहरिफ अरकान हैं उनको ये मैसेज देते हैं कि अवाम हमारे साथ है, आप वापस आ जाओ। तो वो मैसेज गया नहीं। अगर इस जलसे के डबल भी शुरका आ जाते तो भी जो मुनहरिफ हो चुके हैं वो वापस नहीं आते, और जो फिगर है आज पूरा करना है या कल पूरा करना है, 4 तारीख के कह रहे हैं पूरा करना है, तो वो फिगर उस सूरत में पूरा नहीं होना था। लेकिन ये कि अगर इमरान खान साहब जलसों से बेहतर था कि वक्त लगाते अपने अरकान के लिए और उनको यकीन दहानी कराते कि अब जो 3 साल 3.5 साल में हमने काम नहीं किए, आइंदा 1.5 साल में कर लेंगे, तो वो बेहतर होता। अभी सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। कल के जलसे का कोई असर अंदाज मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा असेंबली सेशन के ऊपर आज भी। बहुत बहुत शुक्रिया एमएम आलम साहब, पाकिस्तान के नामवर सीनियर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस अंदाज से वो बात बता रहे थे कि जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें बहुत कुछ होना बाकी है और अभी बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का मौजूदा सियासी मंजरनामा बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है। इस तेजी से तब्दील होते हुए मंजरनामे में आगे क्या कुछ होगा, किस तरीके से ये शतरंज की बाजी आगे की तरफ बढ़ेगी, ये वक्त ही बताएगा। इसके ऊपर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं, और कल जिस तरीके से मामलात हुए उसी हवाले से आज गुफ्तगू जारी हमारी कि कल जो पावर शो किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और अपोजिशन की जमातों की जानिब से, इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार एक बार फिर से गहमा गहमी का मरकज नजर आया और सियासी उतार चढ़ाव भरपूर अंदाज में देखा गया। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन करें पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी जनाब जहांगीर सैयद साहब। जरा वो हम उनसे बात करते हैं कि आखिर मामलात क्या हैं और अब क्या होता हुआ नजर आ रहा है। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जहांगीर साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पावर शो किया, इसको आप किस अंदाज से देखते हैं? क्या जो नंबर्स थे वो पूरे करने में कामयाब रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात? देखिए, 2 चीजें होती हैं। जब असेंबली का जो काम होता है, जो दौर होता है, उसमें तो एब्सेंशिया में थे लोग, वहां उसमें तो हिस्सा ही नहीं लेते थे। तो अब ये है कि वो बाहर है। अब जब जो है असेंबली में कुछ और फैसला होने जा रहा है तो ये बाहर पब्लिक में जो है ना पॉपुलैरिटी ढूंढ रहे हैं। लोगों के इस तरह के अब तमाशे होते रहते हैं, लोग आते भी हैं, इधर भी आए हैं, हस्ब इख्तलाफ में भी बहुत नजर आए हैं और आएंगे भी, ये हो जाते हैं। लेकिन जो 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 मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो इसी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लाखों वोट इनको पड़े हुए होते हैं। अगर वो एक आदमी अगर कहीं वो जा रहा है असेंबली में, इसका मतलब है 1 लाख आदमी भी उसके पीछे हैं। तो ये इस तरह की ये गिनती ऐसे मौके पे जब बहुत टेक्निकली नॉकआउट का चल रहा हो राउंड, उसके अंदर ये चीजें अच्छा मुनासिब नहीं होती और ना इसको कहीं गेज करती हैं, ना कहीं इसकी रीडिंग होती है। बस ये एक इम्प्रेशन देना होता है कि हमारे पास इतने लोग हैं, वो हुकूमत में हैं, उनके पास ज़राए वसाइल हैं, बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि वो शो कैसा था, तो वो शो कंपैरेटिव पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर था। जिन्होंने धरना दिया था उससे भी अच्छा था। पब्लिक आई, जब 3-4 घंटे का एक शो किया और मुतासिर कुन भी कह सकते हैं, उसका इनकार भी कोई नहीं कर रहा। और जो है हस्ब इख्तिलाफ वाले भी कह रहे हैं कि एक बड़ा शो था, अच्छा था, लेकिन एक कठपुतली तमाशा वो लोग कह रहे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि अब आखिरी में जब फैसला कुन मरहले में चीज हो गई है तो आप जो है शो लगा रहे हैं। ये हस्ब इख्तिलाफ भी यही कर रही हैं, ये अपने मसल दिखाना चाहते हैं। मसल जो है जमहूरियत में हमेशा असेंबली और ऐवानों में दिखाए जाते हैं।
वहां जो है इन्होंने किसी को लेकिन मौका जहांगीर नहीं साहब, दिया। आपको नहीं लगता कि अगर इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, जो पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है या अपोजिशन की जमातें कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये अदम एतमाद के बाद की तैयारी है, कहीं ना कहीं ये आने वाले इंतखाबात की तैयारी है? देखें, एक तो ये लोग एक रिस्क तो लगा हुआ है दोनों के साथ। अब वो 11th आवर तक, आखिरी मरहले, आखिरी घंटे तक लगा रहेगा कि क्या कुछ ऐसा कोई मर्कुलर, कोई जैसी करिश्मा साजी ना हो जाए कि ये जितनी भी जो तैयारियां जो है इनकी सब मलिया मेट हो जाए और एक नई सूरत आ जाए। इस खौफ से, क्योंकि जिस तरह ये कहते हैं कि इनके सरों पे हाथ रहा है, अभी उनके सर पे था, कभी किसके सर पे है, अभी ये न्यूट्रल कह रहे हैं। एक खौफ आखिरी मरहले तक है कि कोई तीसरी कुव्वत कहीं ना कहीं किसी के सर पर हाथ न लेकिन रख जहांगीर दे। साहब, ये जो तीसरी कुव्वत जिसका कल खान साहब ने अपनी तकरीर में इशारा भी दिया, इस तीसरी कुव्वत ने पाकिस्तान की सियासत में इतना बड़ा बहरान खड़ा कर दिया है कि आज अवाम परेशान है कि वो किस जानिब देखें। और अगर ये तीसरी कुव्वत इतना बड़ा इक़दाम करने में कामियाब हो जाती है तो क्या ये पाकिस्तान के मौजूदा सियासी ढांचे के ऊपर सवाल नहीं उठाए जाएंगे? जी जी, बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मसला ये तीसरी कुव्वत, जिसको इस्टेब्लिशमेंट भी कहा जा रहा है, मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं, ये मसला उस वक्त पैदा हुआ है कि जब न्यूट्रलिटी जो अनाउंस की गई है और उसके सबूत भी मिल रहे हैं कि आप किसी के फेवर में ये नहीं है, और इन्होंने एक कमिटमेंट की दिखाई है इस्टेब्लिशमेंट में। लेकिन जहांगीर साहब, माजरत के साथ कता कलामी माफ, लेकिन अगर यहाँ पे बैरूनी ताकतें, कोई तीसरी कुव्वत है जो पाकिस्तान में जो निजाम है उसको सबोटाज करना चाहती हैं, तो फिर न्यूट्रलिटी का जो फैक्टर है वहां पे तो सवालात वो भी खड़े हो जाएंगे ना। खान साहब उठा रहे सवालात। देखिए, मसीह की बात बड़ी दिलचस्प बात है। इमरान खान साहब को ये चीज अभी मालूम हुई कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उनकी, इसीलिए थोड़े से उन्होंने बयानात भी ऐसी चटपटे दिए हैं। अगर देखें, ऐसी चीजें होती हैं तो वो इतनी क्लियर होती हैं क्योंकि वो धमकी होती है और वो ये अवाम तक पहुंचाई जाती है कि भाई ये आपके खिलाफ हो सकता है। अभी भी ये जो आप वजीर आजम को देखें, एक पेपर लेके उन्होंने, कितनी दिलचस्प बात है, एक पेपर में बता भी नहीं रहे कि वो उसमें धमकी है क्या, किसकी तरफ से। लेकिन उसका ओपन दावतनामा जरूर दिया है खान साहब ने कि वो ऑफ कैमरा पाकिस्तान की किसी भी सीनियर सहाफी को वो सारे मामला दिखाने के लिए तैयार हैं, तो वो दावा अपनी जगह पे कायम है। यार मुनीर भाई, आप ये देखें, सारे मजमे में पूरे पाकिस्तान को तो वो बंद खत, पता नहीं इसमें कुछ है नहीं है। अभी तो कह रहे हैं कि यहाँ की कोई सिफारतखार का खत है जिसमें ये अंदेशा जाहिर किया गया है तो कि इसकी वजीर आजम की हुकूमत को टॉपिल किया जा सकता है, बाहर का नहीं है, चीजें नहीं है। जब आप ये जो चीजें ऐसी दिखाएंगे, आप कहते हैं जो कि मैं जो है ना ट्रुप का पत्ता दिखा रहा हूं, और आप अपना पत्ता सीने से लगा के रखेंगे तो क्या दिखाना? वाह, कौन सा कॉन्फिडेंस लिया, ये कौन सी चीज दी, कौन सी उन्होंने कल बड़ा मार्का, सिर्फ उन्होंने अपने मसल्स दिखाएंगे, लोग उनके साथ हैं। लोग तो जो है किसी डिक्टेटर के साथ भी बहुत रहे हैं, जिनके पास अवामी हुकूमत, अवामी हिमायत नहीं होती है नॉर्मली, उन्होंने भी बड़े बड़े जलसे किए हैं पाकिस्तान में। इसकी इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन इतनी जरूर है कि आदमी मरता क्या नहीं करता, डूबते को तिनके का सहारा, ये सारे तिनके जमा करके ये दिखाया जा रहा है कि अभी फैसला हो चुका है। इब्नुल वक्ती कहते हैं आपको उसको, और जो है, जो हमारी जो हज़्ब इख्तिलाफ है वो तो है एक कुंबा हो गया है। अब वो जो है भानमती का कुंबा है, उसमें सारे जमा है, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, लेकिन मैच के लिहाज से उधर भी इत्तेहादी हैं, इधर भी इत्तेहादी हैं। ये हज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहादी हैं, उनके जो है वो दूसरे जमातों के इत्तेहादी थे। अभी कौन कह सकता है कि कोई कॉन्क्रीट हुकूमत है या कॉन्क्रीट जो है हज़्ब इख्तिलाफ है? वो तो है नहीं, उसके अंदर तो बटा हुआ है, स्प्लिट है बीच के अंदर से। तो आप ये कह दें कि अब जो राउंड नजर आ रहा है वो इतना क्लियर कट विविड पिक्चर नजर आ रही है, वाज़ेह तस्वीर नजर आ रही है, चंद घंटों की बात है कि ये ले हो जाएगी करारदाद, और जो है उसमें 3-4 दिन में इस पर काम करना पड़ेगा।
लेकिन जहांगीर साहब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने आज जो तहरीक अदम एतमाद की करारदाद असेंबली में पेश की, उसी वक्त ये खबरें आई हैं कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब की वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से कोई अहम मुलाकात मुतवक्के है और किसी अहम मामले के ऊपर कोई मुलाकात होने जा रही है, और यह भी ऐन मुमकिन है कि काफ लीग आज रात कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। ये जो सिनेरियो बन रहा है, आपको लग रहा है कि अदम एतमाद के जो अगले 3 से 4 रोज होंगे जिसमें ये सारी सूरत हाल वाज़ेह होनी शुरू होगी, ये पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग साबित होंगे? नहीं, यही काफ वाले कहते हैं कि देख तैयार थी, आधी तो बट चुकी है, आधी बटने वाली है, और जो है उसके लिए नंबर बहुत सारे आगे लगे हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं। ऐसा हो सकता है कि ये अलविदाई जो है वो सलाम दुआ करने जा रहे हो, क्योंकि जो चीज नजर आ रही है, जो बताया जा रहा है, जो सोर्सेज हैं, जो बाखबर जराए हैं, जो चीजें नजर आ रही हैं कि वो तो पहले फैसला कर चुके हैं, उनको तो ऑफर हो चुकी है, वो तो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि उनको वजीर आला बनाया जाएगा, उसकी जो है उन्होंने गारंटी भी ले ली है, सारी चीजें। अब किस चीज है, अब यही है कि वो जो ट्रम्प कार्ड जो है आखिरी तक खेल के रखता है वहां अपने, तो वो जो है अभी लगा हुआ है। लेकिन अगर आप एक तबसरा कहते हैं, आप तज्जिया कहते हैं, तो उनके जाने में इतना मतलब दमखम नहीं है। लेकिन जहांगीर साहब जो कल ये जो सिनेरियो बन रहा है, इसमें आपको लग रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ के 10 से 12 अरकान इधर से उधर हो जाते हैं तो काफ लीग की और MQM पाकिस्तान की जो अहमियत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी? देखिए, अगर इधर हो गए, इधर होने की वजह से ही तो इनकी वैल्यू जो है बड़ी, अगर इनके अंदर फूट नहीं होती तो इनको इतनी कॉन्क्रीट पोजीशन मिलती ही नहीं है। तो ये तो बात जब भी चली है, जब भी जो है इनकी वजीर आला की कमिटमेंट उनसे की जा रही है, इधर वाले भी कर रहे हैं। लगता है कि आखिरी राउंड में जो है हमारे इमरान खान कह देंगे भाई आप बुजदार की सीट ले लें, आप उधर क्यों जा रहे हैं, हम ये सौदा करते हैं आपके सामने। सारी आखिरी चालें चली जा रही हैं। लेकिन मेरे तज्जिए के मुताबिक ये है कि वजीर आजम एक जो खुद पसंद होता है ना, वो जब इंतहा को पहुंचते तो खुद परस्त हो जाता है, वो अपनी जात से आगे ही नहीं देख रहे हैं। उन्होंने जहांगीर साहब आखिरी कमेंट कर दें, वक्त मेरे पास प्रोग्राम का महदूद है, कि ये जो कल खान साहब ने खत निकाला और एक बैरूनी ताकत का, तीसरी कुव्वत का इशारा दिया, इससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या असरात होंगे? क्योंकि ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं मामला फॉरेन पॉलिसी पे ना निगेटिव हो गए ना पॉजिटिव हो गए। उन्होंने दिखाया क्या है, उन्होंने खाली कागज दिखाया और फिर जल्दी जल्दी घबराहट के जेब में घबरा के रख रहे थे जैसे कोई छीन लेगा। या तो खान साहब को दिखाना नहीं चाहिए था, या तो दिखा के मुकम्मल तौर पर उसकी तफसीलात बतानी चाहिए। ये तो पूरी आप देखें टॉप टू बॉटम जो जितनी सियासत उन्होंने की है, ये इसी तरह के मरहलावार जो है वो तजस्सुस पैदा करते हैं और एक जो है जान पैदा करते हैं। और ये हमेशा, अब देखें आप, अब 3 महीने में हम यूं कर देंगे, अब हमारे जो है वो ठीक हो गया, अब हमारी अब हमारे थैले से क्या निकलने वाला है, सब चीजें उलट के रख देगा। ये सारी चीजें 161 अरकान ने तहरीक इंसाफ के मौजूदा वजीर आजम के खिलाफ करारदाद में हाजिरी देके आज ये अपोजिशन का मौकफ सामने कर दिया और तहरीक अदम एतमाद पेश की। 161 का जो अददी नंबर है वो तो अपोजिशन ने अपना शो कर दिया आज। आपको लगता है कि ये तहरीक अदम एतमाद वाले रोज इसमें किसी किस्म की कमी या इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए माइनस प्लस की है ना, तो इतना मार्जिन उधर भी नहीं है। अगर इधर ज्यादा आते हैं, इधर पर विन विन सिचुएशन भी होती है, तो वहां कमजोर पोजीशन है। इधर तो आ रहे हैं ना, इधर तो जो आ रहे हैं ना, उधर से तो जा रहे हैं। सही खतरा उनको है। इधर से कोई खबर आई है कि इधर से कोई गया है? अभी तक तो नहीं आई है। आपके बारे में भी हंगाप है कि वो ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ये है कि बड़े कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं और उसको जवाब दे भी तो होना होगा दूसरों को, आवाम को। क्या आखिरी तक जो है ना आप जो लेफ्ट राइट कर रहे हैं भाई। ठीक हो गया जहांगीर साहब ठीक हो गया, मुझे वक्फे पे जाना है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हो पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से और ये जो एतमाद आज पेश की गई है, इसका जो नतीजा गालिबन 3 से 4 तारीख तक वो वाजे हो जाएगा। जो कुछ हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। वक्फे का वक्त हो रहा है, वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट होता है। हमने तजियाकार की राय ली, लेकिन अब जरा बात करते हैं कि अपोजिशन ये जो तमाम तर सूरत हाल है इसके ऊपर किस तरीके से देख रही है, और जो अदम एतमाद की तहरीक आज ऐवान में पेश की गई, इस सूरत हाल के बाद ऑपोजिशन क्या ये नंबर बढ़ाने में कामयाब होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब अशफाक मेमन साहब ज्वाइन करें। जरा इनसे जानते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक और कल होने वाली जो सियासी गहमा गहमी थी, जो जलसे जुलूस थे, उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशफाक साहब जरा ये बताइएगा कि कल दो हिस्सों में इसको गुफ्तगू तोड़ देते ना। कल जो खान साहब ने तकरीर की, कल जिस अंदाज से ऑपोजिशन ने जलसे जुलूस किए, कल का जो दिन था उसको एज पॉलिटिकल वर्कर आप किस अंदाज से देखते हैं? सर कल की, जैसे कि मुनीर भाई थैंक यू, पहले तो आपने मुझे लाइन पे लिया। मुनीर भाई कल की जो तकरीर थी ऐसा लग रहा था जैसे मतलब आपका जो है इमरान खान साहब वो जो है बिल्कुल हर तरह से जो उनको नजर आ गया कि उनकी जो 3.5 साल की कारदगी थी वो बिल्कुल जीरो थी, और वो कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी तरह आवाम को मजीद बेवकूफ बना लूं और उनसे ये बातें करूं कि जी मैं जो है ना बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। तो अशफाक साहब आपको नहीं लगता कि कल खान साहब ने जो अपनी तकरीर के पहले हिस्से में जो गुफ्तगू की कि उन्होंने क्या कुछ कारकर्दगी की, सेहत कार्ड, डैम्स, वो बातें आपको नहीं लग रहा कि मुतासिर कौन रही हैं? और जो कल जो तहरीक इंसाफ ने जो जलसा किया उसकी जो पिक्चर्स हैं, उसके जो मनाजिर हैं, क्या वो नहीं लग रहा कि तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं अपोजिशन ने एक नई जान दे दी है? देखिए मुनीर भाई, जान कहाँ से देंगे, कौन जान देगा कि कहाँ से इन्होंने कौन सा अच्छा काम किया कि जो है इसमें जान डले। इन्होंने जो बातें की उन सब पे इन्होंने जो है अपनी उन बातों पे ये जो है खड़े ना रहे, और इसके अलावा इन्होंने जो है आपका पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 70 साल का जो इन्होंने कर्जा ले लिया, इन्होंने तो किसी मुल्क को छोड़ा नहीं, और जो इन्होंने अशर किया हुआ है वो पूरी क्या कहते हैं पूरे मुल्क के सामने। और अब ये जो है क्या कहते हैं इन्होंने यहाँ पे भी जो है कंटेनर लगाया और फिर कंटेनर लगा के डी चौक पे लोगों को जमा किया, और जिसमें जो है दावे कर रहे थे 10 लाख की 5000 कुर्सियां लगाई। अपने को लग रहा है या तो फिर क्या कहते हैं एक कुर्सी पे जो इन्होंने 100 200 लोग बिठा दिए होंगे। तो बहरहाल ये तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो चुका है। अब इनकी जो कारदगी थी वो सबके सामने वाजे हो चुकी है, और इन्होंने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया है जो इन्हीं 3.5-4 सालों में नजर आ चुका है। और बाकी इसके अलावा अब जो है ये अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं कि जी मैंने जो ये किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और ये बस यही कहते रहते हैं मैंने ये किया लेकिन करा कुछ भी नहीं है। चाहे वो किसी भी हम चीज को उठा के देख लें, शुगर का देख लें, चीनी की जो इनका उन्होंने रिपोर्ट आई उसमें भी इन्हीं के लोग शामिल थे, और फिर इसके अलावा जो है आटे का बहरान, फिर इसके अलावा मेडिसिन का बहरान, फिर जो बाहर से जितनी भी अपनी ओवरसीज टीम लेकर आए, जो किसी ने जो है अपना क्या कहते हैं आपका हेल्थ सेक्टर संभाला हुआ था, किसी ने नैब का, उन्होंने सबने पैसा कमाया, आज तक उन पैसों का भी नहीं पता चला कहाँ गया। खान साहब ने अपनी स्पीच में एक बात बोली कि जी मैंने 10 रुपए पेट्रोल का रेट कम किए। अरे भाई आपने 10 रुपए कम, इससे पहले जो आपने बढ़ाए वो कहाँ गए? आपको जो 10 रुपए पेट्रोल के कम होने के याद आ गए। लेकिन अशफाक साहब ये जो मामला था, चले कारकर्दगी के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं, खान साहब की तकरीर का एक और बड़ा हिस्सा था, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए था, खास करके वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए था कि जो कुछ जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद साहब के साथ हुआ वही कुछ उन्होंने कहा कि दोहराने की कोशिश की जा रही है। और यहां तक भी उन्होंने बात कही कि जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के साथ जो कुछ करने वाले जो लोग थे, जो आलायक कार थे, वो आज बिलावल भुट्टो साहब के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जहाँ तक खान साहब ने जो मतलब भुट्टो शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो की बात की, शहीद बाबा एक शहीद बाबा अपने आप को शहीद बाबा जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ मिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, नहीं समझ में तो ये बात नहीं आ रही। और दूसरी बात ये कि आपका क्या कहते हैं ये अभी इनको कुछ बोलने का मौका नहीं मिल रहा था तो ये बातें ये कर रहे थे, जबकि इसमें कोई बात में कोई मतलब हमारे समझ में नहीं आई कि इस स्पीच का इनका मकसद क्या था। अब मसला ये है कि मैंने कहा ना आपको कि इनसे हुआ तो कुछ है नहीं, अब वो इसके अलावा जो है आपका अब इनके पास कोई दूसरा कोई ऑप्शन रहा नहीं है, तो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं जो मतलब हमने तो कल के जो इन्होंने जो 2 घंटे की जो स्पीच करके जो पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया उस पर लेकर आ गए लाइव, उस पर सबका टाइम जाए क्या, मीडिया का टाइम जाए क्या, अवाम का टाइम जाए क्या, खाली कुर्सी से इन्होंने स्पीच कर ली और खाली कुर्सी स्पीच करके अवाम को जो है
बेवकूफ बनाने की कोशिश की। हम तो यही देखा हमने तो कल की उसमें। और जो कल की तकरीर का अगर तीसरा हिस्सा देखा जिसमें खान साहब ने इस बात का इंदिया दिया कि इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूदा सियासी बहरान है इसके पीछे कोई बैरूनी ताकत, कोई तीसरी कुव्वत शामिल है, और यहां तक इसके इल्जाम लगाए कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद लोग जाने अनजाने इसका हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। और एक खत भी उन्होंने दिखाया जो उन्होंने कुछ पढ़ के सुनाया, कुछ हिस्से पे वो खामोश हो गए। इस सिनेरियो को पाकिस्तान के सियासी हलकों में किस नजर से देखा जा रहा है? देखिए जी, जहाँ तक इमरान खान का जिनके जो है ना, इमरान खान ने जो कल जिस तरह वो खत ले रहा है, हमेशा इनका जो है ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है और हमेशा इन्होंने यू टर्न लिए हैं। और आप देखिए इसकी तो मिसालें सामने ना, और ये भी ड्रामा इन्होंने जो है अपना नजम सेठी साहब जो वजीर आला थे, निगरां वजीर आला थे 2000 उसमें आपका 18 के अपने इसमें 13 के इलेक्शन में, तो उसमें भी इन्होंने 35 पंचर के इन पर इल्जाम लगाया। बाद में ये यूटर्न कर गए, इन्होंने बोला जी ये तो मेरा सियासी बयान था। अब उसके बाद भी जो है इन्होंने इसी तरह के जो अभी भी जो इन्होंने एक लेटर दिखाया जो इन्होंने जेब में डाल दिया। जब उसको इन्होंने जेब में डाला और वो लेटर ना तो उन्होंने, भाई अगर ऐसी कोई चीज क्यों मीडिया पे लाते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं और लेकिन अशफाक साहब वो दावत तो दे रहे हैं कि वो ऑफ कैमरा दिखाने के लिए, किसी भी साफी को ऑफ कैमरा दिखाने के लिए, उसकी तफसीलात बयान करने के लिए तैयार हैं। देखिए मुनीर भाई, बात ये है कि जिस तरह के इनके ये बयानात है ना, ये पहले भी यू टर्न देते रहे और ये फिर इसको बोलते हैं, बाद में ये कहते हैं कि जी तो मेरा सियासी बयान था। अब लेटर के ऊपर इन्होंने कहा कि जी ना, अब ये लेटर जो है इस पे जो है इनको कोई धमकी आई है, अगर कुछ चाहिए तो वो आवाम में लाए ना, क्यों नहीं लाते, क्यों वो मीडिया को नहीं देते? मीडिया में आएगा तो आवाम में भी आ जाएगा। अब मसला ये है कि इन्होंने तो जो है अपने वर्करों को, अपने एमपीएस को, अपने एमएनएस को, अपने इत्यादि को सबसे झूठ बोलते रहे। फिर वो अगर इत्यादि भी इनका साथ नहीं दे रहे, फिर क्या ये भी कोई बैरूनी मुल्क की साजिश? और अशफाक साहब अगर फाइनल कमेंट दे दें कि आज जो कौमी असेंबली का इजलास हुआ, उस इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। 161 अरकान ने इस तहरीक अदम एतमाद के लिए इस वक्त जो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाया, लेकिन एक पहलू ये चल रहा था कि एक जानिब तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही थी तो दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही साहब वहां पे खान साहब की रिहाइश गाह यानी कि बनी गाला की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। उसी वक्त एक बड़ी अहम मुलाकात काफ लीग के सरबराह और तहरीक इंसाफ के सरबराह में हुई। इसको क्या इत्तेफाक कहेंगे? क्या ऐसा लग रहा है कि काफ लीग तहरीक इंसाफ की तरफ जाती हुई नजर आ रही है? एक बड़ा ऐलान रात तक मुतवक्के भी इस हवाले से। अब सबसे मेन चीज ये है कि कल जो अपना ये कल भी इनकी मुलाकात रही है और कल तो मैं खास से काफ लीग की जो है मुस्लिम नून से मुलाकात हुई है। आज भी उनकी मुलाकात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हमारी लीडरशिप है उनसे भी इनकी मुलाकात होनी है। इसी तरह जो इनके इत्यादी वो सबसे मुलाकातें हो रही है। और बीच में आपको याद है कि अपना परवेज इलाही से मैं ख्याल से वो शामिल कुरैशी साहब ने मुलाकात की थी, तो उन्होंने उस वक्त एक बात बोली थी कि परवेज इलाही साहब ने कि हांडी पक चुकी है और आधी पट चुकी है। तो अब उससे तो मैं ख्याल से काफी हद तक तो चीजें जाहिर हो गई हैं। अब इसमें कोई बयानिया तो रह तो नहीं गया है कि बंदा उस पर कोई मतलब कोई ऐसी बात करे या कोई रह गया। अब तो क्लियर है कि मैं ख्याल से इनके साथ इसी वजह से इनको छोड़ के गए कि ये झूठ बोलते थे और ये जो अपनी किसी बात पे कायम नहीं रहते थे और अब यू टर्न पे यू टर्न करते जा रहे हैं। अब इनके पास कुछ है नहीं, अब जो है वो इनकी ओरिजिनलिटी है। और ये जो इजलास कौमी असेंबली का गालिबन 3 से 4 तारीख तक ये अदम एतमाद का वोट लेने तक ये पहुंचेगी बात, तो आपको लग रहा है कि अदम एतमाद के वोटिंग डे तक मामलात ऑपोजिशन के हक में होते हुए नजर आएंगे, ऑपोजिशन मजीद मजबूत होती हुई नजर आएगी, या इसमें भी कोई ड्रामाई मोड़ आ सकता है? क्योंकि कल की तकरीर के बाद मुख्तलिफ हलकों में बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, बहुत से मामलात उठाए जा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की अगर ये सूरत हाल है कि अगर कोई तीसरी कोई शामिल है तो फिर आप भी जानते हैं कि मामला पाकिस्तान में किस अंदाज से चलाए जाते हैं। देखिए मुनीर भाई, मैंने अभी आपसे यही बात कहा ना कि अगर जैसे कल का जो सरप्राइज था ना, वो सरप्राइज ये था कि वो आप देखें ना कि इनके अपने इत्यादि इनको छोड़ के जा रहे हैं। कल आपका शाहजहान बुख्ती साहब ने भी जो है इनका जो है साथ छोड़ दिया, वो भी ऑपोजिशन के साथ खड़े हो गए। फिर इन्होंने जो 2 घंटे स्पीच की, उस 2 घंटे की स्पीच में यही था ना, उन्होंने कोई मतलब कोई इनकी खास तो कोई बातें ये थी नहीं, वो यही बातें कर रहे थे, जी मैं आया तो मैंने ये किया, मैं आया तो मैंने वो किया। इन्होंने तो कहा कि जी मैं तो 3 लाख नौकरियां दूंगा, मैं तो इतने करोड़ घर बनाऊंगा। इन्होंने कहा जी मेडिकल में दे रहा हूँ, दूंगा, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। ये अभी तक आप यकीन करेंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 में लेकर आई थी। बाकी इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है जिसका भी नाम इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इनको इंसाफ कार्ड कर दें। लेकिन बात यह है मुनीर भाई, अगर ये जो है हमारी जो अवाम है, मासूम अवाम को जो बेवकूफ कर रहे हैं और अभी भी ये बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं,
लेकिन इसका कोई हल नहीं है। और जो जहाँ तक नेशनल असेंबली का इजलास है, वो इजलास में ऑपोजिशन क्या, यहाँ तक कि पाकिस्तान का आम शहरी हाथ उठा के दुआएं कर रहा है कि इस अदम इत्मीनान तहरीक में जैसे जान छूटे और जो है इस मुल्क का जो है खैर ख्वाह हो। ये तो इसको तो कुछ पता ही नहीं है। अब आप बताएं ना कि जिसको खुद कुछ नहीं आता हो, जो खुद स्पीच में कह रहा है कि जी टमाटर आलू के रेट से मैंने क्या लेना, तो भाई आवाम के तो मसाइल ही यही है। जब आप ये बातें कर रहे हो, ये सब वजीर आजम की कौम को एक भाई पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह एक है और एक रहेगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया शाह साहब, तक रहेगी। आपका मौकफ आ गया। यकीन तौर पे जो मौजूदा सिनेरियो है, इस हवाले से पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बड़ी तेजी से उतार चढ़ाव का शिकार नजर आ रहा है। कल पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत ही अहम था और आज जिस अंदाज से पाकिस्तान में कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश की गई वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब के खिलाफ, ये कि बहुत जल्द इसके नतीजा भी सामने आ जाएगा और ये ऐन मुमकिन है कि ये जो अदम एतमाद का प्रोसेस है 3 या 4 तारीख तक मुकम्मल हो जाए। तो मौजूदा सिनेरियो में ये अगले एक हफ्ते का जो वक्त है पाकिस्तान की सियासत में भरपूर उतार चढ़ाव और भरपूर जोड़ तोड़ का वक्त साबित होगा। देखना होगा कि कौन किसको किस तरफ रागिब करने में कामयाब होता है और आखिरी में नतीजा किसके हक में आता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।